इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, बस आर्बिट्रेशन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? डिजिटल सिस्टम पढ़ लिया, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने ये देखा, देखो सीक्वेंस में हम लोगों को समझना है। फिर क्या देखा हमने कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सीपीयू, इन सब के बीच में डेटा, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल्स का फ्लो होगा कैसे? तो वो बसेस के थ्रू होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बिना बसेस के सिस्टम का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। ये बसेस कितने तरह की थी? 3 तरह की थी सिस्टम बसेस। एक आपका था डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस और तीसरा कंट्रोल बस था। अब ये टॉपिक क्या बता रहा है? मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रोसेसर्स हैं जिनके पास अपनी बस अवेलेबल नहीं है ना। अब इसको मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप समझिए कि हम लोगों को कहीं यात्रा करनी है और मेरी अपनी गाड़ी मेरे पास नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम गाड़ी हायर करते हैं। अब मान लीजिए जो गाड़ी का मालिक है ना, वो उसके पास 5-6 लोग पहुंच जाते हैं, उसके पास एक गाड़ी है ना। अब वो हम लोगों को हायर करना है, तो क्या करेंगे? वो 5-6 लोग जब जाएंगे तो वो कुछ डिसीजन लेगा ना। वो 2-3 तरीके कर सकता है, या तो जो पहले आए उसको पहले दे देगा और जो बाद में आया उसको कहेगा कि भाई आप 2 दिन बाद कर लेना। या तो वो ये पूछ ले कि आपको क्या काम है, आपको क्या काम है। मान लो किसी ने बताया कि भाई हमारे घर कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो प्रायोरिटी देगा कि अच्छा ठीक है आपका जाना जरूरी है ना। या किसी का कोई ऐसी यात्रा है जिसके बिना उसका काम नहीं चलना है, तो वो प्रायोरिटी। तो अलग अलग पर्पज सुन के उसके आधार पे भी ये डिसीजन ले सकता है कि किसको हम गाड़ी अलॉट करेंगे, है ना। बस वही चीज़ यहाँ बस की है, ठीक है। जितने प्रोसेसर्स हैं उनके पास अपनी बस नहीं है, तो जिसके पास बस है उससे वो हायर करेंगे। तो क्या करेंगे? वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उस कंट्रोलर को जिसके पास ये तीनों बसेज अवेलेबल हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इज इट क्लियर और नॉट? यस, क्लियर। अब जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो कुछ एल्गोरिदम के थ्रू जो कंट्रोलर है वो ये डिसाइड करेगा या कुछ डिसीजन लेगा कि किसकी प्रायोरिटी हाई है और किसकी प्रायोरिटी लो है, मतलब किसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़ा है और किसका रिक्वायरमेंट छोटा है। तो इस डिसीजन के आधार पर जो पहली पोजीशन पर आएगा उसको वो बस एक्सेस करने देगा, ठीक है। और दूसरे को कहेगा कि आप होल्ड रहो, और जब पहला वाला अपना काम खत्म कर लेगा और बस को रिलीज करेगा तो कंट्रोलर दूसरे को ये बस दे देगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन एक मेथड है जिसके द्वारा कोई कंट्रोलर, ठीक है ना, अलग अलग प्रोसेसर्स को उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके रिक्वेस्ट करने पर अपने बस का एक्सेस उनको प्रोवाइड करता है। जो ऐसा कर रहा है ना, जो बस, जिसके पास बस पहले से अवेलेबल है और जो बस के एक्सेस को दूसरे को दे रहा है, उसको आप बस आर्बिटर बोलते हैं। तो डिसाइड यहाँ कौन कर रहा है? वही कंट्रोलर, जिसको बस आर्बिटर का नाम दे रहे हैं। क्लियर? अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो लोग इन बसेस को यूज करेंगे, जिनके पास अपनी बस नहीं है, उनको बोलेंगे बस मास्टर। इनमें से कोई एक, वैसे सभी को बस मास्टर का नाम दे रहे हैं, उसमें से कोई एक बस मास्टर बनेगा जब उसके पास बस का एक्सेस हो जाएगा। अब क्लियर है ये? ठीक है ना। तो जिसको बस का एक्सेस मिलता है वो उसको बस मास्टर बोल रहे हैं। जो बस का एक्सेस दे रहा है उसको बस आर्बिटर बोल रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग है। तो अब यहाँ पर बस आर्बिट्रेशन एकदम क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे? एक ही समय पर जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स कंट्रोलर से बसेस की मांग करेंगे तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। इस कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए उनके रिक्वेस्ट के आधार पर यूजिंग सम एल्गोरिदम, कंट्रोलर टेक्स डिसीजन कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको वो डेटा बस और एड्रेस बस, कंट्रोल बस अपना यूज करने देगा। और एक बार जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो बस को अपने पास वापस ले लेगा और फिर जिसकी रिक्वायरमेंट है फिर उसके लिए वो प्रयास करेगा। इन सब में एक और बात है, अगर कंट्रोलर के पास, है ना, अपना मेन प्रोग्राम कोई रन हो रहा है कंट्रोलर का, उस समय वो बस को किसी और को नहीं देगा। मैंने बताया ना, मैं गाड़ी मांगने के लिए गया किसी के यहाँ, उसकी अपनी गाड़ी है ना, और तो उसने सबकी समस्या सुनी, लेकिन अब उसको अपनी खुद की ज़रूरत है कोई, तो ये बताएगा कि फला डेट को मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी खाली नहीं रहेगी, है ना, मेरे अपने घर का भी तो काम चलना है। तो बस वही कंट्रोलर के साथ है। बस आर्बिट्रेशन 2 अप्रोच में होता है। पहला अप्रोच है सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन,
और दूसरा अप्रोच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों नाम से एकदम क्लियर है। सेंट्रलाइज्ड में कोई एक सेंट्रल कंट्रोलर होगा जो बाकी सबके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, ये सेंट्रलाइज्ड है ना। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, है ना, समस्या का समाधान करेंगे, सभी एक दूसरे की बात सुनेंगे और जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, है ना, वो सब मिलकर उसको कहेंगे पहले भाई तुम यूज कर लो फिर हम यूज करेंगे बस को, है ना। तो जैसे हमारा लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या है, सबकी बात सुनकर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोकतंत्र जैसा है और सेंट्रलाइज्ड तानाशाही जैसा है। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या है, वो एक फिक्स्ड एल्गोरिथम के द्वारा ना कुछ डिसीजन मेकिंग करता है। वो मशीन है, मशीनों में तो ये उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को उसने बस दे दिया तो बस चुरा के भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बस को फिर रिलीज करना है, फिर बस को देगा, फिर रिलीज करना है। तो ये अच्छा है ना बस आर्बिट्रेशन मेथड में। तो इतने सारे प्रोसेसर्स हैं जिनके पास अपनी बस नहीं है, वो यूज कर पाएंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन का पहला एग्जांपल है डेजी चेन। पहला टाइप है डेजी चेन। डेजी चेन में क्या होता है जरा देखिए, ठीक है। कंट्रोलर को, अब जरा देखो डायग्राम को जरा देखें, दो चीजें दिखाई दे रही है, बस बिजी, दूसरा बस रिक्वेस्ट, ये दो सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो बस बिजी जो हमारा है ये बस हमारी बिजी है ना। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन कंट्रोलर के द्वारा दी जाती है। और बस के लिए जो रिक्वेस्ट है वो बस आर्बिटर, बस मास्टर्स 1 2 3 n, है ना, n, यहाँ पर n आपको मास्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा आप जरा समझिएगा, ये जो बस के लिए रिक्वेस्ट गया वो पूरा एक चैनल पर कंट्रोलर को मिलता है। कंट्रोलर इन सारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यूजिंग सम एल्गोरिथम ये क्या करता है, कुछ ये प्रायोरिटी डिसाइड करता है और बस ग्रांट रिलीज करता है। बस ग्रांट सिग्नल में टोकन होता है, जिस मास्टर के लिए टोकन होगा उसी से वो मैच करेगा। तो ये क्या करता है, इस टोकन को पहले बस मास्टर को सेंड कर देता है। पहला बस मास्टर उसको अपने से मैच कराएगा। अगर उसका रिक्वायरमेंट और बस ग्रांट मैच नहीं होता है तो वो क्या करता है, उसको प्रोसेस कर देता है टू द मास्टर 2। मास्टर 2 के पास अब वो बस ग्रांट चला गया, मास्टर 2 फिर मैच कराता है। इस तरह से ये आगे पास होता जाता है। जिस मास्टर के लिए यह बस ग्रांट किया गया है ना, जब उससे वो मैच करेगा तो वो क्या करेगा, बस को उसी समय एक्सेस कर लेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये बस ग्रांट सिग्नल, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, बस ग्रांट सिग्नल सारे नोड से पास होता है, सारे मास्टर्स के साथ शेयर होता है ना, तो एक एक करके, तो इसमें सिक्योरिटी उतना रहता नहीं है ना। ये डेजी चेन का डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें यह है कि जिस ये टोकन सिस्टम है, जिसके साथ टोकन वो मैच करेगा उसको यूज करेगा। ठीक बात है, क्लियर है। सो दिस इज डेजी चेनिंग। सेकेंड मेथड इज पोलिंग मेथड। अच्छा पोलिंग मेथड को जरा देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी बस ग्रांट रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये बस ग्रांट अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि सभी लोग उसको रीड करेंगे, मैच कराएंगे अपने से डेटा को। अब यहाँ पर सभी जितने भी आपके मॉड्यूल हैं सबको एक एड्रेस प्रोवाइडेड है। मास्टर 1 का अपना एड्रेस है, मास्टर 2 का अपना एड्रेस है, मास्टर n का अपना एड्रेस है। तो जिसके लिए बस ग्रांट रिलीज किया गया है, कंट्रोलर उसके एड्रेस को एड्रेस बस पर रिलीज करता है। यहाँ पर 3 लाइन एड्रेस बस की दिखाई दे रही है। ये 3 लाइन पर जो एड्रेस बिट्स दिए गए होंगे उससे, अब 3 लाइन है तो कितने, 3 बिट से कितने एड्रेसेस दिखा सकते हैं, 8 एड्रेस ना, 2 to the power 3 = 8, है ना। तो 8 ऐसे बसेज होंगे, 8 ऐसे मास्टर्स होंगे, तो उनके लिए 3 लाइन पर वो कुछ एड्रेस जनरेट करेगा। तो मान लीजिए वो 010 हुआ। 010 का मतलब क्या हुआ, मतलब 000 पहला हो गया, 001 दूसरा हो गया, 010 तीसरा हो गया। तो तीसरे मास्टर से मैच करेगा, यहाँ कहीं होगा तीसरा मास्टर, उससे मैच करेगा। अब वो क्या करेगा, वो बस को एक्सेस कर लेगा। बाकी सबसे एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, इसलिए बाकी सब ना वेट करते रहेंगे अपनी बारी का। अच्छा जब ये अपना काम खत्म कर लेगा तो एक्नॉलेज करेगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर एक्नॉलेजमेंट के आधार पर बसेस को फिर से टेक ओवर कर लेगा और फिर जो उसने अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो उसने प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी थी उसके अकॉर्डिंग एक नया एड्रेस जनरेट करेगा फिर जो दूसरे नंबर पे। तो अब मान लीजिए कि उसने 111 एड्रेस जनरेट कर दिया, तो लास्ट वाला जो होगा 8वां, दैट विल बी सेलेक्टेड और वो अब बस को एक्सेस कर लेगा। ठीक बात है ना कि नहीं, ये पोलिंग मेथड है।
तीसरा जो हमारा है ये इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर किसी को नहीं पता रहेगा कि वो दूसरा कोई और भी बस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, एकदम पूरी तरह से सिक्योर। ठीक है, तो जैसे हम 3 लोगों को गाड़ी की जरूरत थी, तो मैंने भी फोन पर बात की, दूसरे ने भी बात की, तीसरे ने भी बात की, उसने सारी बात सुन ली, लेकिन हम तीनों को आपस में एक दूसरे से नहीं पता है कि हम बाकी 2 लोग भी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें ये मेथड है। तो यहाँ पर क्या है, जो जितने भी बस मास्टर हैं वो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट कंट्रोलर को अलग अलग सेंड करेंगे, उसके लिए सिंगल लाइन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस सिंगल लाइन पर बस रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, अब ऐसा नहीं है, वो अलग अलग लाइन पर वो बस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, और कंट्रोलर भी अलग अलग लाइन पर उन सबको उसका बस ग्रांट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर जो बस ग्रांट मास्टर 1, 2 और n को दिया जा रहा है, ये बस ग्रांट में अलग अलग प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो मास्टर बस को एक्सेस करेगा, है ना, उसको यूज करेगा, उसके बाद बस को रिलीज करेगा, फिर जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी कंट्रोलर उसको लेने देगा, और इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी चलती है। दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। तो ये 3 तरीके होते हैं, एग्जाम में इन तीनों तरीकों को अच्छे से लिखिए। आपका बस आर्बिट्रेशन मेथड बहुत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ आंसर पूरा नहीं हुआ, दूसरा टाइप भी तो बचा है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन क्या है? इसमें क्या है कि जितने भी आपके मास्टर्स हैं, है ना, वो कंट्रोलर से बस उनको लेनी है, तो उसके लिए वो खुद ही डिसाइड करते हैं चीजों को, और खुद डिसाइड करने के बाद फाइनल एक डिसीजन होता है, दैट इज सेंड टू द कंट्रोलर, कि भाई हम लोगों ने आपस में तय किया है कि हम में से ये पहले बस को यूज करेंगे, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो आपस में ही सारा समझौता हो जाता है। तो मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4, मास्टर 5, यहाँ पर 5 हैं, ये पांचों एक दूसरे के नीड्स के अकॉर्डिंग अल्गोरिदम के थ्रू, किसी अल्गोरिदम के थ्रू इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि पहला कौन होगा जो बस को अक्वायर करेगा, फिर दूसरा कौन होगा, फिर तीसरा कौन होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके आर्बिट्रेशन होते हैं इसको डेमोक्रेटिक आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिकली सिलेक्शन हो रहा है कि कौन सा मास्टर पहले बस को अक्वायर करेगा। एक बार एक मास्टर ने बस को अक्वायर कर लिया, फिर जब वो रिलीज करेगा तो फिर उसी एल्गोरिदम के थ्रू जो डिसीजन हुआ था उसके अकॉर्डिंग दूसरा मास्टर उस बस को अक्वायर कर सकता है। तो इस तरह से ये डिसीजन होते हैं, ये डिसीजन पूरा नेटवर्क में होता है, इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसी को आप मास्टर बोल देते हैं, नेटवर्क मास्टर बोल देते हैं। वो सभी आर्बिटर भी हैं, वही सारे मास्टर भी हैं। ठीक है, तो इतने चीजों को जब आप एक बार एग्जाम में एक्सप्लेन कर देते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी चीज अच्छे से होती है। एक तो एग्जाम पर्पज से हो गया, और दूसरे ये आर्बिट्रेशन मेथड काफी अच्छे होते हैं, इसके एल्गोरिदम्स भी काफी बुक्स में अवेलेबल होते हैं। आपके नॉर्मली जो सीओए का मैं सिलेबस देखता हूँ उसमें ना एल्गोरिदम को अलग से इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, बस इसमें इतनी ही बात रखी जाती है कि ये क्या होते हैं। तो थ्योरेटिकल वर्जन ही था, आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और एग्जाम में लिख कर आइए, अच्छे नंबर पाइए। ऐसी मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने सीओए के स्टूडेंट्स हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीओए के वीडियो से आप बहुत सारे एडवांटेजेस लीजिए, है ना, आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है कि आप ढेर सारे एडवांटेजेस इससे ले सकें। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी को नमस्कार।